बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एकेडमिक है जो कि हर दफ़ा पीएमए के अंदर रिपीट होते हैं वो यहाँ पर हम करेंगे। ये आपने इसको जो है ना वो लाजमी प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ जो पीएमए लॉन्ग कोर्स 153 लॉन्ग कोर्स है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 9 अक्टूबर है। तो अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रीलिमिनरी टेस्ट की पूरे सिलेबस की बात करें तो आपका सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस होता है। वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर 84 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। फिर कंप्यूटर पर नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाता है, 64 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। इन दोनों को अगर आप पास कर लेते हो इनका इकट्ठा रिजल्ट आता है। रिजल्ट शो नहीं होता लेकिन अगर आप पास कर लेते हो तो एकेडमिक जो है ना वो डायरेक्टली शो हो जाता है। अगर ये फेल कर जाते हो आप इसको तो फिर आपको वहां पर आता है बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। और इन दोनों में से आपने 50% जो है ना वो मार्क्स लाजमी ऑब्टेन करने होते हैं पासिंग के लिए। उसके बाद एकेडमिक होता है तो एकेडमिक में 50 एमसीक्यूज होते हैं और ये 30 मिनट का टाइम होता है। और ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो होता है पार्ट पीएमए का वो यही होता है और इसी में ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है ना वो फेल होते हैं। और आज हम इसी की बात करेंगे। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पर अगर आपने वीडियो के बाद जो है ना वो टेक्स्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। हमारी जो है ना जूम ऐप पर क्लासेस होती है डेली और इसमें ये 5 अक्टूबर से पहली क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। और उसी दिन 5 अक्टूबर को आपको एकेडमिक के सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में जूम ऐप पर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। और वर्बल हम कंप्लीट करेंगे, नॉन वर्बल करेंगे और एकेडमिक करेंगे। मैं आपको एकेडमिक की भी प्रिपरेशन करवाऊंगा, इसकी भी क्लासेस होंगी। और मॉक टेस्ट तकरीबन आपके 15 मॉक टेस्ट होंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जो है ना वो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि मैं आपको यहाँ पर एकेडमिक के एमसीक्यूज करवाने लगा हूँ, लेकिन आपने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कैंडिडेट्स वो यही करते हैं कि वो एज इट ही किसी भी सेंटेंस को या आप यूँ समझ लें किसी भी एमसीक्यूज को एज इट याद कर लेते। ऐसा नहीं है। आप यूँ समझ लें पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो एकेडमिक है वो एक ऐसी बुक से आता है जो कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसमें अगर एक एमसीक्यू सिंध के बारे में आया है तो दूसरी दफ़ा एज इट नहीं आएगा, ये इसके अराउंड अबाउट आ गया। यानी कि इसका मतलब है कि सिंध के बारे में जो जो मशहूर चीज़ें हैं जो कि बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं या जो टेस्ट के अंदर आती है हमें वो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। वो मैं आपको सारी करवा दूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आया जी सिंध वाज कंकर्ड बाय द, तो हमें पता है जी मोहम्मद बिन कासिम ने। अभी एक दफ़ा ये आ गया। अब सेकंड टाइम क्या आ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फतह किया या मोहम्मद बिन कासिम की एज क्या थी जब उसने सिंध को कंकर किया। तो हमारे पास दोनों का ये आंसर आ गया। एज उनकी 17 थी और 12 जो ना वो हमारे पास आ जाता है जब उन्होंने इस चीज़ को फतह किया। एक और बड़ा मशहूर होता है। अब ये चीज़ें चूँकि मैं तो 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 5-6 कोर्स पढ़ा चुका, तो मैंने तो सारे कलेक्ट किए हुए, यही मैं प्रोवाइड करता हूँ और इसी में से आते हैं तो मुझे पता है। अब इसके बारे में एक और भी एमसीक्यू आता है कि सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मुंबई। मुंबई से कब सिंध को सेपरेट किया गया था? इन 1936। मतलब ये आपका एमसीक्यूज हो गया। अब 3-4 आपके एमसीक्यूज यहाँ पर हो गए। और महमूद गजनवी ने ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना 17 से, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम की एज 17 थी जब उन्होंने सिंध को कंकर किया और महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स जो है ना वो हमला किया था हिंदुस्तान पे। ये भी इसके साथ जो है ना वो अक्सर लोग याद रखते हैं। हु सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह। अब देखिए गुलाब सिंह यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया। बाज़ वक़्त ऐसा आता है कि ब्रिटिश ने जो है कश्मीर किसको सोल्ड किया था, किसको सोल्ड आउट किया था, तो वो गुलाब सिंह उसका आंसर बन जाता है। अब और उसके अलावा यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट है और इसके अलावा एक और ये भी पूछता है कि कब जो है ना वो कितने रुपए या डॉलर जो है 7.5 मिलियन डॉलर में उसने सेल किया था। और अगर हम बात करें कि कब सेल किया था तो 1846। ये इसके राउंड अबाउट सारे क्वेश्चन मैं करवा देता होता हूँ। अब आगे चलते हैं। हमारे पास मैं आपको अभी कुछ करवाऊंगा प्री पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान, फिर पोस्ट पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान, और उसके बाद हम कुछ इंग्लिश के करेंगे, इस्लामिक स्टडी के करेंगे, फिर इंग्लिश के करेंगे और फिर मैथ के करेंगे। ये सारे जो है ना वो बीच में इंक्लूड होते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन, कब जो है ना वो सिंतास मुआहिदा साइन किया गया था? इन 1960। अब ये तो हो गया। इसके बारे में एक बड़ी बार रिपीट हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन थे सिग्नेचर करने वाले, इंडिया की तरफ से कौन से थे, पाकिस्तान के कौन से प्रेसिडेंट थे, क्योंकि हमारे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूछे जाते हैं और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट पूछा जाता है। तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था और पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था वो अयूब खान था। आपको वैसे थोड़ा सा अगर पता है कि ये इरा कौन सा चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि अयूब खान का इरा है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है ना वो साइंड इन कहाँ पर हुआ? कराची के अंदर ये साइन किया गया। एक कराची के बारे में और बड़ा मशहूर जो है ना वो एमसीक्यूज़ है, वो ये एमसीक्यूज़ है कि हमारे पास जो कराची की स्टील मिल है, बहुत दफ़ा ये वैसे रिपीट हुआ है, कराची स्टील मिल। ठीक है, ये कब जो है ना वो एस्टेब्लिश की गई थी? तो कराची की स्टील मिल जो है ना वो इन 1973 के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर के अंदर
ये एस्टेब्लिश की गई थी। और इसी के रिलेटेड एक दफ़ा ये भी आया था कि हु एस्टेब्लिश द कराची स्टील मिल, तो सोवियत यूनियन ने इसको एस्टेब्लिश किया था कराची के अंदर। उसके बाद हमारे पास तो अगर आप PMA लॉन्ग कोर्स का फ्री डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आ जाएं और वहाँ पर लिखें progeniusstudents.com, स्पेल चेक कर लीजिएगा इसमें मिस्टेक ना। और ये लिखने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी प्रोजीनियस स्टूडेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का डिस्प्ले ऑप्शन आएगा। इसमें सबसे पहले ये पाक आर्मी पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये PMA लॉन्ग 153 लॉन्ग कोर्स, इसके एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, PDF के नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं और PMA का व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहता है जी लोअर हाउस ऑफ द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बनने के बाद की बातें हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया पाकिस्तान बनने से पहले ये जो अभी सिंध तवास माहिदा ये भी पाकिस्तान बनने के बाद अर्ली था। और उसके बाद हमारे पास कुछ पॉलिटिकल आता है, जैसे कि नेशनल असेंबली हमारे पास लोअर हाउस होता है। अब अपर हाउस का भी क्वेश्चन आया हुआ है, अपर हाउस में क्या होता है, सेनेट उसको कहते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये है कि हमारे पास ये जो हाउसेस होते हैं उसके अंदर सीट्स कितनी होती हैं जी। तो ये हाँ एक ये है कि पार्लियामेंट हमारा बाई कैमरल है, यूनिलेटरल है। तो हमारे पास बाई कैमरल है, फेडरल लेजिस्लेटर हमारे पास है। ये आप पॉलिटिकल के अंदर अगर इंटरेस्ट है तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। असेंबली के अंदर जो आपने चीज़ें याद रखनी है वो क्या चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये कि टोटल जो है ना वो 342 हमारे पास सीट्स हैं, मेंबर्स हैं, जिसमें सीट्स 60 जो है ना वो किसके लिए, सिर्फ वीमेन के लिए, और 10 जो है ना वो माइनॉरिटी के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम, आगे वाला क्वेश्चन, हु एडवाइज्ड अबू बकर टू कंपाइल द होली कुरान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को होली कुरान कंपाइल करने की किन्होंने जो है ना वो नसीहत की, या यूँ कह लें सुजेशन दी। यहाँ पर सुजेशन एक अच्छा रहेगा। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना के अंदर आप कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो कि पूछी जा सकती है। इवन कि अगर आपकी दाढ़ी वगैरह है तो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, नहीं है तो अगर ज़्यादा मजहबी भी है तो भी पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर 4 लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया। उसमें से एक औरत भी थी, शायद आपको पता है या नहीं पता। सबसे पहले जो थी वो तलहिया उल असदी थे, जिसने दावत का झूठा दावत का नबूवत का दावा किया। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाते असवद अंसी, तीसरे नंबर पर आ जाता है मुसैलमा कज़्ज़ाब, और चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाती जो कि औरत थी सज्जाद बिनतुल हारिस। अब हुआ कुछ यूं कि जो था तलहिया उल असदी जिसने सबसे पहले किया, उसको तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने शिकस्त दी बज़ाका के मुकाम पर, और वो भाग गया शाम की तरफ, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर असवद अंसी पर जब हमला हुआ उसको कत्ल कर दिया गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब थोड़ा ख़तरनाक था, वो यूं था कि उसने वो जो औरत जिसने नबूवत का जो है ना वो झूठा दावा किया था उससे शादी कर ली। अब जो औरत थी उसको तो मानने वाले काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि वो औरत थी और उसकी जो जंगी फ़ौज थी, जंगी जो ताकत थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो अब दोनों ने मिलकर एक काफ़ी तगड़ी जो है ना वो फ़ौज तैयार कर ली। अब इनसे जो है ना वो मुसलमा कज़्ज़ाब से जो है ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये मारका आराई होती है। उसमें क्या होता है जी, 800 मुसलमान जो है हमारे पास वो शहीद हो जाते हैं, जिसमें 300 कुछ कहते हैं 2 या कुछ कहते हैं 300 पूरा, तो हाफिज़ कुरान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख़तरा लाक होता है कि इतने हाफिज़ शहीद हो गए हैं तो बाद में और भी जंगें होनी हैं, तो इसलिए कुरान को कंपाइल कर लिया जाए। इसलिए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जो है वो सजेशन देते हैं हज़रत उमर। लेकिन ये काम जो मुकम्मल होता है ये किसके दौर में होता है, ये भी MCQ आया हुआ है, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में होता है। जो इस वक्त आप कुरान मजीद पढ़ते हो ना, ये जो कंपाइल जो फाइनल फॉर्म है ये हज़रत उस्मान के दौर में होती है। हज़रत अबू बकर के दौर में भी हुई थी, लेकिन उन्होंने नुस्खे सिर्फ जो है ना उनको इकट्ठा किया था। लेकिन असल जो कुरान की फॉर्म है जो अभी आप पढ़ रहे हो ये हज़रत उस्मान की थी। हज़रत उस्मान ने काफ़ी ज़्यादा इसकी फॉर्म जो है ना वो कंपाइलेशन करवाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि कईयों ने इसमें कुछ और नुस्खे शामिल कर दिए, तो आपने हुक्म दिया कि बाकी सारी जो है ना वो चीज़ें वो जला दी जाएँ। सिर्फ जो गवर्नमेंट के पास है, जो उनके अपने पास था, सिर्फ उसी की कॉपी आगे करवा के जो है ना वो डिफरेंट गवर्नर्स को भेजी गई, ठीक है। हर एक तरफ जितने भी वहाँ पर इलाके पाकिस्तान जो है ना उस अरब के अंदर लगते थे मदीना की, जो कि चूँकि मरकज़ी हुकूमत थी तो तकरीबन 12 वो कंट्रीज़ बन चुके थे, सूबे बन चुके थे, तो उसमें जो है ना वो भिजवा दी गई। तो कंपाइल फाइनल फॉर्म किसके दौर में हुई थी, वो किनके, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत इस्माइल वाज द सन ऑफ बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, आपको पता होगा जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लेकिन और चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं कि टोटल जो सन्स थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो 2 थे, हज़रत इसहाक हो गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, लेकिन उनकी वालिदा डिफरेंट थी। ये भी आपने ज़हन में रखना है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे उनकी जो मदर का नेम था वो था हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
और उसके बाद हमारे पास हज़रत ज़करिया जो है ना, उनके बेटे का नाम क्या था, ये भी आपसे जो है ना वो पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन आया होता है। तो उसमें हज़रत याही अलैहिस्सलाम है, और हज़रत याही अलैहिस्सलाम कुछ कहते हैं जी 100 जब साल उम्र थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तब हुए थे, कुछ कहते हैं 90, जो भी है। लेकिन यह कि हज़रत याही अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी आया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हम ऐसा आपको बेटा अता कर रहे हैं जिसका नाम इससे पहले जो है ना वो किसी ने नहीं रखा, उसका नाम याहिया होगा। ये खुद अल्लाह ताला ने खुद जो है ना वो नाम रखा था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नमाज इस्तिस्का। आपको नमाज़ों का पता होगा जी, रेन जो है ना बारिश के वक्त जो है ना वो नमाज़ पढ़ी जाती है, इस्तिस्का उसको कहते हैं। 2-3 नमाज़ें फ़ेमस हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नमाज कसौफ जो है वो कसौफ को आपने काफ से लिखना है, ठीक हो गया। ये कसौफ जो है ना वो सोलर इक्लिप्स यानी कि जब सूरज ग्रहण होता है तो कब नमाज पढ़ी जाती है कसौफ। यहाँ पर एक खे सी होती है खसौफ, ठीक है। अब ये खसौफ जो होती है वो लूनर इक्लिप्स पे पढ़ी जाती है, यानी कि जब चांद ग्रहण होता है ना तब ये 2 रकत जो है ना वो पढ़ी जाती है। बाकी और भी फेमस हैं लेकिन वो पूछी नहीं गई वैसे कभी, इसलिए मैंने ऐड नहीं की। चाशत की नमाज होगी, उसके लिए हाजत की 2 रकत होगी, और भी तौबा की 2 रकत होगी। तो काफ़ी हैं वैसे, तकरीबन ये बन जाती हैं 12-13। तो इसके बाद हमारे पास जो सिनोनिम एंटोनियम्स आता है, प्रिकेरियस जो है ना हमारे पास क्या उसके सिनोनिम बनेगा, इनसिक्योर होता है। इसका वैसे मशकूक मतलब भी होता है, या आप कहाँ पर कहीं पर सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे होते, वैसे मशकूक का भी उसके साथ मिलता जुलता है। ये टायरेंट जो है ना उसका मतलब होता है जालिम। तो आप इसको अब्यूजिव जो कि पीएमए के अंदर अक्सर ऑप्शन होता है जो कि राइट ऑप्शन होता है, वैसे इसका जो हमारे पास ऑप्शन बनता है वो ऑप्रेसिव भी बन जाता है, ठीक है। स्पेल चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास थे कुछ इंग्लिश के, आगे मैंने स्टार्ट कर दिया ही इज़। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जिसको कहते हैं जी प्रेपोजिशंस। और ये सिनोनिम एंटोनिम्स और प्रेपोजिशन इंग्लिश के ज़्यादा आते हैं आपको। बाकी करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स ये आपको क्लासेस के अंदर करवा दी जाएंगी। प्रेपोजिशन आपको जो है ना वो भी प्रोवाइड कर देंगे। TO2 जो है ना सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, ये 2 ऐसे हैं जिनके साथ TO2 वाला फिक्स प्रेपोजिशन लगती है। एक हमेशा याद रखिएगा, TO2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। दिस इज द इंटरनेशनल रूल, ठीक है, ये याद रखना। कभी भी TO2 के बाद आपने सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। अब आगे चलते हैं। आई वाज अमेज, अमेज कहते हैं हैरान होने का। इस मिस बिहेवियर हर एक को पता है कि वो कहता है, अब अमेज्ड के बाद हमेशा एट लगता है। अमेज्ड एट किसी चीज़ पर हैरान होना, आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो वो आपकी हैरानी जो होगी वो अमेज्ड एट होगी। ही वॉज एक्यूज थेफ्ट। अब जो एक्यूज का मतलब होता है वो मवर्द इल्ज़ाम ठहराना, मुजरिम ठहराना किसी को, किसी चीज़ को। तो ऑफ हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। उसके बाद आई एम गोइंग, अगर तो वैसे गोइंग आप कहीं पर जा रहे हैं तो TO2 लगता है, लेकिन जब होम का आगे वर्ड आ जाता है तो फिर होम के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। ये आपने ज़हन में रखनी। यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो नन्ना आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी, जो आपका मैथ के रिलेटेड, वैसे चूँकि आपने FSC की होती है, किसी ने मेडिकल की होती है, किसी ने इंजीनियरिंग में की होती है, किसी ने FA किया होता है, तो मैथ का पोर्शन सारों को आता है। ये सारों को ही आना है और आपने इसको करना पड़ता है। लेकिन ये है कि क्लासेस के अंदर हम ये करवा देते हैं सारों को, मेडिकल वालों को भी, FA वालों को भी और इंजीनियरिंग वालों को भी, मतलब उनको तो आता है लेकिन फिर भी करवा देते हैं ताकि आपको हाव ना हो जाए। और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उनको बता देते हैं, कुछ डेफिनेशन होती है। अब फैक्टोरियल वाला काफ़ी ज़्यादा है। जो 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता है जितना आपका डिजिट है उससे पीछे आपने जितने बनते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना। मिसाल की तरफ 4 का फैक्टोरियल पूछा जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3 12 और 12 2 24, तो हमारे पास 24 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप 5 का और 6 का जो भी करना चाहे तो फैक्टोरियल इसी को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास साइन 0 किसके बराबर होता है, तो साइन जो है हमारे पास 0 वो 0 के बराबर होता है, और कोस 0 जो है हमारे पास वो 1 के बराबर होता है। ये आप चेक कर लीजिएगा, मुझे इतना थोड़ा भूला हुआ है, काफ़ी अर्सा हो गया मुझे इसको पढ़े हुए। तो ये हमारे पास जो ना कुछ चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हैं। इसी तरह प्रिपरेशन होती है और इसी तरह आपने राउंड अबाउट चेक करनी होती हैं। इसी तरह आपने हर एक सब्जेक्ट को, जीके में ज़्यादा पोर्शन आता है, इस्लाम याद के अंदर जो है ना वो पोर्शन थोड़ा कम होता है जीके की बनिस्बत। सबसे ज़्यादा जीके, दूसरे नंबर पर इस्लामिक स्टडी, तीसरे नंबर पर इंग्लिश और फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाता है मैथ। बस ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अलावा कोई भी आपका फिज़िक्स, बायोलॉजी ये नहीं आता। फिज़िक्स का कभी कभार एक MCQ आता होता है, वो एक फाइनल है, वो है डायनामिक, द यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी।
ये कभी कभार आता है, मतलब किसी किसी को, तो चूँकि हम याद होता है इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह पढ़ना है। एटलीस्ट अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपको ये तो अंदाज़ा हो जाएगा मेरी वीडियो से कि तैयारी किस तरह करनी है, प्रिपरेशन किस तरह करनी है। अगर आपके पास डेटा मौजूद है और सारा कुछ अवेलेबल है तो आप तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी जो है ना वेबसाइट का नाम है progeniusstudents.com, उस पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बात पूछने वाली है मुझे पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।